हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो टाइप का होगा। एक होता है बहिस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। तो समझ लीजिए, जो बहिस्रावी होगा उसमें नलिका होगा, उसमें डक्ट होगा, और जो अंतःस्रावी होगा उसमें डक्ट नहीं होगा। डक्ट मतलब हो गया कि एक नली के समान होता है, उसमें जैसे हमारा दूध हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, अश्रु हो गया, श्लेष्मा हो गया, लार हो गया, वो एक नली के थ्रू ही उसका श्रवण होता है, उसका स्राव होता है। तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि जिसमें नली युक्त होगा वो हो गया एक्सोक्राइन, जो एक नली के थ्रू ही आता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जो पसीना है जो हमारा निकलता है, जो श्वेत ग्रंथि है, जो आंसू निकलता है, आंख के पास देखिएगा तो एक पतला सा जहां से निकलता है, जहां पे एकदम कोने में, वहां पे वो नली टाइप पे बना होता है। उस तरह से आंसू ग्रंथि हो गया, श्लेष्मा ग्रंथि हो गया, लार हो गया। लार ऐसे नहीं निकलेगा, एक वहां पे नली नली युक्त होता है, जिससे उस नली के द्वारा ही वो निकलता है, स्राव होता है। तो इस तरह से हमारा बहिस्रावी हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो नलिका विहीन होगा, उसमें डक्ट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है, और ये हार्मोन जो होगा ये रक्त में मतलब मिल के आएगा, रक्त में मिल जाता है और विभिन्न भाग में पहुंचता है। जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, अवटु ग्रंथि हो गया, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, फिर पारा अवटु ग्रंथि हो गया, पारा थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये सब चीजें हो गया हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पहले समझते हैं कि क्या है, देन फिर हम लोग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसका अगर प्लेस देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क जो होता है, माइंड होता है, उसके नीचे पाया जाता है। जहां पे मेंडुला ऑब्लागेंटा होता है, वहीं पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये मस्तिष्क के नीचे होता है और ये स्टेपोनॉइड हड्डी की सेला टर्सिका में होता है। ये मस्तिष्क के नीचे होता है और एक स्फेनॉइड हड्डी होता है, वहीं पे सेला टर्सिका होता है, वहां पे ये होता है। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहेंगे। याद रखना है कि मस्तिष्क के नीचे होता है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जितना भी ग्रंथि है वो सबको नियंत्रित करती है। जैसे और सब कौन कौन सा ग्रंथि हो गया, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अब ये जो हो गया हमारा पीयूष ग्रंथि, ये है ना स्फेनाइड जो हड्डी है, वहीं पे एक गड्ढा में स्थित होता है, जिसको सेल टर्सिका कहेंगे। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको हम लोग को समझना है, जितना भी ग्रंथि है वो सबको कंट्रोल करता है। अब ये पीयूष ग्रंथि से क्या क्या निकलता है वो देखना है। पहला तो एसटीएच निकलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच निकलेगा, जिसको सोमैटोट्रोपिक कहेंगे। ये शरीर की वृद्धि विशेषता, हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करती है। अगर एसटीएच अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, भीमकाय हो जाएगा। हमारा शरीर भीमकाय कहते हैं ना, बहुत लंबा है, तो उसमें एसटीएच का स्रवण जो हार्मोन है वो ज्यादा निकला है। मान लीजिए एक एसटीएच कम हो जाएगा तो अब क्या होगा, ये पहला तो जब अधिक होगा तब भीमकाय हो गया, अथवा एग्रोमिगली भी कहते हैं इसको। या तो भीमकाय भी कहेंगे या तो एग्री मिगली भी कहेंगे, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। और एसटीएच की कमी से क्या होता है, बौनापन हो जाएगा। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होगा, ये क्वेश्चन आता ही है। तो एसटीएच की कमी से होता है, जिसका श्रवण पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। अब टीएसएच होगा, जिसको हम कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इससे क्या होगा,
हमारा थायराइड ग्रंथि से थायराइड का उत्सर्जन होता है। अब आ जाइए एसीटीएच। एसीटीएच में क्या हो गया, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। जो हमारा एडिनल है वो ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है, एसीटीएच। अब एफएसएच आ जाइए। एफएसएच में क्या हो गया, एफएसएच में हो गया यह वृषण की शुक्रजानु जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है, यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करता है। ये समझ जाइए, ये एफएसएच जो होता है वो हमारे स्त्री जो महिलाएं होती है उसमें अंडाशय होता है उसको प्रभावित करेगा, पुरुष में जो शुक्राणु है उसके निर्माण में मदद करेगा। तो ये इसका काम होता है। ये जीटीएच हार्मोन का पार्ट होता है। जीटीएच हो गया गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जीटीएच के दो पार्ट हो गया, एफएसएच हो गया और एफएसएच हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें सिंपल सा काम है, स्त्री के जो अंडाशय है उसको प्रभावित करेगा, शुक्राणु का भी निर्माण करेगा, इसका मेन काम है। अब आ जाइए एलएच हार्मोन, ये हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके प्रभाव में अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजोन हार्मोन। ये देखिए देखिए एलएच हार्मोन का काम है, मेन है प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करना। मोटा मोटी ये समझ जाइए, एलएच जो है प्रजनन क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करेंगे। स्त्री में जो होता है एस्ट्रोजेन जो है हार्मोन उसको डेवलप करेगा, और पुरुषों में जो है वो करेगा टेस्टोस्टेरोन करेगा। ये है मेन काम। अब देखिए एलटीएच जो हार्मोन है ये दुग्ध लैक्टोजेनिक मान लीजिए, जो महिलाओं में जो है दूध ये स्राव करने में, दूध की मात्रा बढ़ाने में जो हार्मोन का नाम है उसको हम लोग कहेंगे एलटीएच, दुग्ध जनक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और एडीएच जो है इसके कारण क्या है, छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है, रक्त दाब बढ़ाता है, यह शरीर में जल संतुलन बनाए में ओके रखता है। एडीएच का काम ही होता है शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। तो हम मोटा मोटी जो भी है पिट्यूटरी ग्लैंड के चीजों को समझ जाइए। पहला जो है हमारा ये है एसटीएच। एसटीएच का काम होता है हमारे शरीर को वृद्धि देना, बढ़ाना। अगर एसटीएच ज्यादा हो जाएगा तो हमारा शरीर में भीमका तत्व या एक्रोमेगली रोग हो जाएगा। अगर एसटीएच कम होगा तो बौनापन होगा। फिर टीएसएच हो जाएगा, ये थायराइड हार्मोन को बढ़ाता है, प्रेरित करता है थायराइड ग्रंथि को, थायराइड जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको स्रावित करने में। टीएसएच के बाद आ जाता है एसीटीएच, जो एड्रीनल जो ग्रंथि होता है उसको कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है जीटीएच। जीटीएच में क्या होता है, ये जनन अंग जो होता है महिलाओं में, जैसे अंडाणु हो गया, पुरुषों में जो हो गया नर शुक्राणु हो गया, शुक्राणु के अंडा को वृद्धि करने में हो गया, अंडाशय के को वृद्धि करने में उसको प्रभावित करता है। ये हो गया हमारा जनन अंग का। दूसरा हो जाता है एलएच हार्मोन, जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो होता है ये एक उत्तेजक हार्मोन है, जो हमारे नर लोग हैं उसके अंदर जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो पैदा करता है, और मादा के अंदर में एस्ट्रोजन पैदा करता है। उसके बाद जो एलटीएच होता है ये होता है दुग्धजनक हार्मोन। इसमें क्या होता है, सॉरी उसमें होता है एलटीएच हार्मोन में जो होता है उस हमारे शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए जो दूध, जो माता लोग के स्तन से जो स्राव होता है वो एलटीएच हार्मोन के कारण ही होता है। फिर एडीएच है, एडीएच का काम होता है वो होता है जल संतुलन को बनाए रखना। ये हो गया हमारा मेन जो काम है मास्टर ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो ये है। अब हम लोग चलते हैं अवटु ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि। अवटु ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नली, ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिंगस के नीचे स्थित रहता है। इसमें सिंपल सा है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, ये श्वास नली के पास होता है, ट्रैकिया जगह होता है, स्थान होता है, वहां पे ये रहता है। इसका मेन काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालना और ट्राई आयोडोथायरोनिन को बनाना। ये थायरॉक्सिन और ये ट्रायोडोथोरोनिन, ट्रायोडो आइथोरिन,
इसका क्या होता है, स्राव करता है, इसमें आयोडीन की अधिक मात्रा में रहता है। अब थायरोक्सिन का कार्य क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये कोशिकीय श्वसन की गति को बढ़ाता है, श्वसन की गति को बढ़ाएगा। ये शरीर की समान वृद्धि, हड्डी बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंग के सामान्य कार्य इन्हीं क्रिया पे सक्रिय आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है, शरीर का तापमान बनाए रखता है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है। ये सब काम जो है ये है थायरोक्सिन ग्रंथि का। सिंपल सा चीज है, ये हमारे श्वसन गति को तीव्र करेगा, हमारे शरीर में जो हड्डी बाल ये सब चीजें हैं उसको विकास में मदद करेगा। फिर है हमारा जनन अंग के जो सामान्य कार्य है उनके सक्रियता पे निर्भर करता है। शरीर में जल का संतुलन, ताप नियंत्रण, ये सब जो भी है ये थायरोक्सिन का काम है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है, पहला जो रोग है वो जड़ मानवता है, जिसको हम लोग करेंगे क्रिटिनिज्म। यह रोग बच्चों में होता है, इसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्रिटिनिज्म जो होता है वो बच्चों में होता है, जिसमें उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों रुक जाएगा। दूसरा होता है मिक्सडीमा। ये मिक्सडीमा जो होता है यह वयस्क में होता है, जिससे हृदय स्पंदन रक्तचाप कम हो जाता है। ये वयस्क में होता है मिक्सीडीमा। इसमें क्या होता है, हमारा हृदय स्पंदन जो होता है और जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये कम हो जाता है। ये फिर होता है हाइपोथायराइडिज्म। ये लंबे समय तक हार्मोन की कमी के कारण रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी होता है। हाइपोथायराइडिज्म में होता है, ये जनन कार्य में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, इसमें संभव नहीं हो पाता है। इससे मनुष्य ज्यादा अगर हो गया रोग तो इसमें गूंगा और बहरा हो सकता है। मेन जो काम है इसमें घेंगा हो जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है और थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा हो गया, मिक्सडीमिया वयस्कों में हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया बच्चों में होता है, और एक हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म जो हार्मोन की कमी से जनन कार्य में ही प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो सकता है। और उसके बाद आइए थायरोक्सिन के अधिक होने वाले रोग। मान लीजिए थायरोक्सिन अगर आपको ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक हो गया टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाता है। टॉक्सिक ग्वाइडर में क्या होता है कि इसमें ग्वाइटर रोग में हृदय गति बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा। और एक्सोपैथेलमिया, जो एक्सोपैथेलमिया होता है, इसमें आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है। एक्सोपैथेलमिया में मान लीजिए कि आपको ज्यादा है ये आपका थायरोक्सिन ज्यादा बढ़ा हुआ है, ज्यादा अधिक हो गया है, तो इसमें जो है आंख जो है थोड़ा बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोपैथेलमिया, जिसमें नेत्र कोटर बाहर निकल जाता है क्योंकि आंख फूल जाता है। उसके बाद है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराओटू ग्रंथि कहते हैं इसमें, यह गला में अवटु ग्रंथि के ठीक यहाँ है, पीछे होता अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे इसमें दो हार्मोन होगा। पहला पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी देखा जाता है। पैराथायराइड जो होता है ये हार्मोन स्रावित तब हो जाएगा जब आपके खून में कैल्शियम का कमी हो जाएगा। और एक है कैल्सिटोनिन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगा, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है, तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पराओटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये हमारा चीजें जो होता है पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। पैराथायराइड ग्रंथि में दो तरीके का होता है, एक में कैल्शियम की मात्रा कम जाता है और एक में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है। पैराथायराइड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगा तो खून में ये मिलने लगेगा, और कैल्सिटोसिन में कैल्शियम मात्रा बढ़ जाता है, तब यह हार्मोन मुक्त होकर और क्या होता है, हमारे ग्रंथि से जो में खून होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को यह फिर नियंत्रित करता है। लोग देखते हैं थाइमस ग्रंथि में क्या है, पहले हम लोग मोटा मोटी समझ जाइए क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो है लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें मेन पॉइंट है जो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। थाइमस ग्रंथि रहता कहाँ है, जो हमारा छाती है ना, छाती का गुहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं
थोरासिस कैविटी, क्या कहेंगे, थोरासिस कैविटी। देखिए ये थोरासिस कैविटी है, इसी में हम लोग का ये थाइमस ग्रंथि होता है। पहला समझ जाइए कहाँ रहेगा, छाती के अंदर थोरासिस कैविटी जिसको कहते हैं, छाती की गुहा जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये रहता है। फिर है उरोस्थी के पीछे और श्वास नली के पास स्थित होता है। ये कहाँ होता है, हमारा उरोस्थी होता है, स्टेर्नम जहां होता है, और जहां श्वास नली होता है, स्टेर्नम के पीछे और श्वास नली के पास में, जहां श्वास नली है, जहां से सांस ले रहे हैं वहां नली है, वहीं पे स्टर्नम होता है। तो उस स्टर्नम के पीछे और श्वास नली के पास में ये होता है। इसका स्थान समझ गए, ये छाती के पास होगा, छाती गुहा है उसके अंदर ये होगा, और उसके बाद छाती गुहा के पास होने के बाद यहाँ पे एक स्टर्नम होता है, स्टर्नम के पीछे जाइएगा और श्वास नली के जस्ट पास में ये हमारा थाइमस ग्रंथि होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये एक लिम्फॉइड अंग है, ये लिम्फॉइड अंग है, इसमें दो गो खंड होगा। ये लिम्फॉइड जो होता है दो भाग में बटा हुआ रहेगा, दो भाग में बटा होगा। तो ये क्या है, ये संयोजी उत्तक से जुड़ा होता है। इसका बाहर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, कोर्टेक्स कहेंगे। इसके बाहर के भाग को कोर्टेक्स कहेंगे और अंदर के भाग को हम लोग कहेंगे मेडुला। बाहर के भाग को कोर्टेक्स और अंदर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, मेडुला। अब देखिए इसका जो सेल होता है, सेल कैसा होगा ये समझते हैं। इसमें जो है लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जो लिम्फोसाइट है वो बहुत संख्या में ज्यादा होगा। मेडुला का काम ही होता है, ये लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है, उन कोशिकाओं गुच्छाएं जो होती है वो रहती है। तो इसमें जो मेडुला हाउस में लिम्फोसाइट कोशिकाएं रहती है। अब देखिए विशेष कोशिकाएं जैसे हैसल कॉर्पसकल भी मिलती है, इसमें कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, हैसल कार्पसकल, ये भी उसमें मौजूद रहेगा। फिर है हार्मोन, इसमें क्या होगा, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। इसमें कौन सा हार्मोन निकलेगा, थाइमोसिन। इसमें हार्मोन निकलेगा थाइमोसिन, और इसका मेन जो फंक्शन होता है टी लिम्फोसाइट को निर्माण करना, बनाना और उसका डेवलपमेंट करना। ये शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगा और प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण विकास में ये मदद करता है। इसका अगर हम इसका जो हम आकार में देखें तो आकार में क्या होता है, बचपन के टाइम में अधिक विकसित होगा और 2 वर्ष तक ये बहुत बढ़ेगा, ये 2 वर्ष तक बहुत बढ़ता है, और वयस्क होने पे धीरे धीरे ये क्या होगा, सिकुड़ जाता है। अगर इसका हम देखें अन्य प्रभाव जो हमारे शरीर पे क्या पड़ेगा, तो ये जनन अंगों के विकास और यौवन की शुरुआत को भी प्रभावित करता है। अब देखिए हम लोग को जब थाइमस ग्रंथि है तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये हमारा छाती है, छाती के जो अंदर गुहा होता है वहां पे रहता है। वहां पे जो हमारे शरीर के अंदर में जो उरोस्थी होता है, स्टर्नम होता है, उसके पीछे होता है थाइमस ग्रंथि, और वहां पे जो श्वास नली है जस्ट उसी के पास में ये ग्रंथि होता है। उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये लिम्फोइड अंग है, इसमें 2 खंड होगा जो संयोजी उत्तक से जुड़ा होगा। बाहर के भाग को कोर्टेक्स कहेंगे, अंदर के भाग को मेडुला कहेंगे। उसके बाद अगर इसमें सेल देखा जाए तो इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाया जाता है। हार्मोन देखा जाए तो इसमें थाइमोसिन का स्राव होता है। अगर इसका मुख्य कार्य देखा जाए थाइमस ग्रंथि का, तो टी लिम्फोसाइट को ये प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, और हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, और जो भी हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको विकसित करता है, मजबूत करता है। अगर इसका ग्रोथ देखा जाए तो बचपन में ये रहता है, 2 साल तक ये बहुत बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे यह सिकुड़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इस हार्मोन की वजह से हमारा जो जनन अंग का जो विकास है और यौवन का जो शुरुआत है उसको ये प्रभावित करता है। इसको इंद्रियों का विकास और यौवन आराम पर हड्डियों के विकास होने तक यह विकास पर नियंत्रण रखता है। हड्डी के जब तक पूरा विकास नहीं होगा तब तक ये यही रहेगा। तो आई थिंक आपको थाइमस ग्रंथि समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार यहाँ समझ जाइए। ये आपका थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि ये समझिए, एग्जाम में बहुत आता है इससे, तो इसीलिए ये समझिए। देखिए थाइमस ग्रंथि
ये छाती होता है हमारा, छाती गुहा, वहां पे ये प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे वो रहता है। यहीं पे उरोस्थी जो होता है, उरोस्थी, उरोस्थी के पीछे जो होता है ये पीछे, ठीक है। और हमारा जो श्वास नली है, श्वास नली, ठीक ना, श्वास नली, उसी के पास ये रहेगा, ये ग्रंथि। आई होप ये क्लियर हुआ। इस और ये देखिए ये दो भाग में रहेगा, ठीक है। ये इसका बाहर का भाग को हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और अंदर के भाग को कहेंगे मेडुला, मेडुला, ठीक ना। और इसी के चलते इसका जो मेन काम होता है ये थाइमस ग्रंथि का, ये लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। लिम्फोसाइट क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। ये क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर है उसको विकास करेगा, डेवलप करेगा, रोग से बचाएगा। तो इसका बेसिकली बचपन के टाइम पे इसका विकास होगा और ये 2 साल तक खूब बढ़ेगा। और जैसे जैसे वयस्क होते हैं वो धीरे 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 वो संकुचित होता है, और जिससे जनन अंग में ये प्रभाव डालता है। और हड्डी जब तक विकास नहीं होता तब तक ये सपोर्ट करता, हड्डी के विकास के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। तो ये रहा, पीठ के ऊपर स्थित होता है। देखिए जो हमारा किडनी है इसके ऊपर स्थित होता है। इसका मूल कार्य क्या है? तनाव स्थिति में हार्मोन निकालना। एड्रिनल ग्रंथि का मेन काम क्या है? तनाव की स्थिति में यह हार्मोन निकलता है। इसी को हम लोग कहते हैं लड़ो उड़ो, यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अधिब्रीक ग्रंथि यानी एडिनल ग्रंथि जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, मतलब लड़ो उड़ो खत्म हो जाओ। तो इसके बाहरी भाग को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। अंदरूनी भाग को कहेंगे मेंडुला। अब कॉर्टेक्स से बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स है उससे कौन कौन सा निकलता हार्मोन उसको देखिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको यानी यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को उपापचय में नियंत्रण करता है। जहां ग्लूकोन आ गया तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सबको उपापचय का नियंत्रण करता है। फिर है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। इसका मुख्य जो कार्य होता है ब्रीक नलिकाओं द्वारा जो लवण निकलेगा उसको पुनः शोषण और शरीर के अन्य लवणों की मात्राओं को नियंत्रित करना। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। और मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स में ये जाहिर हो जा रहा है कि मिनरल यानी लवण को ये कंट्रोल करेगा, चाहे वो ब्रिक से निकले या शरीर के अन्य भाग से निकले। फिर आप देख लीजिए लिंग हार्मोन है। लिंग हार्मोन का काम क्या होता है? ये बाह्य लिंगों, बालों के आने का प्रतिमान और यौन आचरण को नियंत्रित करता है। लिंग हार्मोन क्या हो गया? सेक्स हार्मोन। ये करता है यौन आचरण को नियंत्रण करता है। अब कॉर्टेक्स देखिए जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक जीवित रहेगा। इसको एकदम समझिए। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचय क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। अगर कॉर्टेक्स को मान लो शरीर से निकाल दिया जाए तो मुश्किल से जो है 1 से 2 सप्ताह तक ही बंदा जीवित रहेगा, और इसी से एडिशन रोग होता है। अगर ये इसमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो जो रोग आएगा उसको हम लोग कहेंगे एडिशन रोग। अब आ जाइए मेडुला। मेडुला, मेडुला ये है जो अंदर से स्रावित होता, अंदर का भाग है। इसका जो श्रावण होता है, जो स्रावित हार्मोन है एपिनेफ्रिन कहेंगे। एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन कहेंगे, या नॉर एपिनेफ्रिन कहेंगे, या नॉर एड्रेनिल कहेंगे। दोनों एमिनो अम्ल है। मेडुला से जो एपिनेफ्रिन या एड्रिनेलिन जो भी ये जनरेट होता है, जो भी स्रावित होता है, ये दोनों जो होता है एमिनो अम्ल होता है। इन्हें सम्मिलित रूप से कॉटेकॉलमीनस कहते हैं। एड्रेनिल और नॉर एड्रेनिल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन है ना, या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। यानी एड्रेनिल, एपिनेफ्रिन ये सब जो भी है आपातकालीन हार्मोन है, या युद्ध हार्मोन है, या फ्लाइट हार्मोन है। इसी के कारण हमारे जो पुतली है फैलाव होता है, रोंगटे खड़े हो जाता है, पसीना आता है। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली मान लो लड़ाई होता है तो समय अपना हृदय, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाता है। तो वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनिल है और एपिनेफ्रिन है।
और इस कारण ग्लूकोज का स्तर भी बढ़ जाता है। ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करता है। और एपिनेफ्रिन यह हृदय के स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे चालू करने में सहायक हो जाता है। उत्तेजना के समय क्या होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिससे क्रोध, भय, खतरा के समय सक्रिय होता है। और यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है। ये हो गया। अब आ जाइए हमारा जो जनन ग्रंथि है, गोनेड्स होता है, ये आइए। एक होता है अंडाशय, अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं। इसमें जो होता है बहुत सारा हार्मोन स्रावन होता है। पहला एस्ट्रोजन होता है जो मादा में है। ये क्या है, ये अंड जो वाहिनी है, ये अंड वाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है और यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन अंडा को संवर्धन के लिए, परिवर्धन के लिए ये स्रवन होता है, इसका स्त्री के यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए स्रवन होता है। और एक है प्रोजेस्टेरोन, यह एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, यह स्तन वृद्धि में सहायता करता है। फिर है रिलैक्सिन, यह गर्भ अवस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है और यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। ये मेन है, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कौन करता है, यह है रिलैक्सिन। क्या है, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों जो होता है वो जनन ग्रंथि है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों मादा के जो है हार्मोन है, जो इस तरह से क्वेश्चन में आएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, और एक कह देगा लास्ट में टेस्टोरोन। तो इस चीज को हम लोग को याद रखना कि कौन मादा हार्मोन है, कौन पुरुष हार्मोन है। ये तीनों मादा हार्मोन है। फिर है वृषण, इसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो जनरेट होता है। ये पुरुषों के लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। तो आपका क्लियर हो गया पूरा, जो इंटरनल जो ग्लैंड्स होता है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से फैलाइए इस रिवीजन क्लास को।